झूठ भी सच की तरह बोलना आता है उसे, कोई लुकनत भी कहीं पर नहीं आने देता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी पिछले 11 सालों से देश में लगातार शासन कर रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि मोदी और शाह की चुनावी और सियासी रणनीतियां इतनी लाजवाब होती हैं कि किसी भी तरह जीत उन्हें मिल ही जाती है। कब कौन से मुद्दों को उठाना है और बढ़ाना है, इस पर बीजेपी इस तरह टाइमिंग सेट करती है कि उसे हर हाल में फायदा मिल जाता है। और इसके उदाहरण भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं। 2019 में पुलवामा हमले को बीजेपी ने चुनाव में भुना लिया। 2024 में चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर लिया। हालांकि राम मंदिर पर अयोध्या में फायदा नहीं मिला, लेकिन इस ध्रुवीकरण से देश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी फायदे में रही। इसके साथ साथ चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इन सब की कार्रवाइयों ने भी किसी न किसी तरह बीजेपी को फायदा पहुंचाया। यानी अब तक बीजेपी की रणनीतियां व्यापक तौर पर सफल ही रहीं। लेकिन जिंदगी की तरह अब सियासत भी अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित हो चुकी है। दोस्तों, जैसे जिंदगी में पता नहीं रहता कि अगले पल क्या हो जाए, वैसा ही हाल अब सियासत का भी हो गया है। हालात बदल जाएं तो सारी योजनाएं और रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। आप याद कीजिए कि 2014 से पहले कांग्रेस के लिए भी इसी तरह हालात बदलने की शुरुआत हुई थी। 2004 और 2009 यानी दोनों सालों में लगातार, 2004 में भी और 2009 में भी 2 बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने यह मान लिया था कि अब जनता फिर से बीजेपी के पाले में नहीं जाने देगी और अब हमें ही चुन के लाएगी। लेकिन फिर हालात बदलने शुरू हुए। पहले अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया, फिर मीडिया को कांग्रेस के खिलाफ काम पर लगाया गया, राहुल गांधी को लगातार निशाने पर रखा गया, भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत मामले बने और उस पर जब निर्भया कांड हुआ तो इसे भी कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस न केवल सत्ता से बाहर हुई, बल्कि उसे दोबारा अपनी स्थिति मजबूत करने में कई साल लग गए। अब बीजेपी की सत्ता का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उसने भी यही मान लिया है कि अब उसे कांग्रेस से सत्ता की चुनौती नहीं मिलेगी। यानी अब कांग्रेस फिर से सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि जनता का उससे मोह भंग हो चुका है। लेकिन अब बीजेपी के लिए भी वैसे ही हालात बनने लगे हैं जो 2011 आते आते कांग्रेस के लिए बनने लगे थे। पुलवामा की तरह पहलगाम आतंकी हमले को भुनाने की रणनीति बीजेपी ने बनाई और बुरी तरह नाकाम रही। महीना भर पहले तक ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा इतनी तेज थी कि इसके लोगों के साथ, जी हां, जो लोगो है उस लोगों के साथ मोदी के कटआउट लगाकर सेल्फी पॉइंट तक बना लिए गए थे। मगर अब बीजेपी खुद ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने से बच रही है। इधर अहमदाबाद दुर्घटना से भी बीजेपी को धक्का लगा है, क्योंकि इसमें अब जवाबदेही की बात उठने लगी है। याद कीजिए कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई पर वार, मोदी है तो मुमकिन है, इन तमाम जुमलों को खूब गढ़े गए थे और ये जुमले खूब बढ़े। लेकिन क्या बीजेपी यह कह पाएगी कि अब की बार नहीं कोई जिम्मेदार? क्योंकि बीजेपी जितना जिम्मेदारी से भागेगी उतना उसका मुखौटा जनता के सामने उतरता जाएगा। अप्रैल से ही इस मुखौटे के उतरने की शुरुआत हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों मोर्चों पर मोदी बार बार लाचार दिखे। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए बदल गए हैं हालात, और समझेंगे कि कैसे बदल रही है देश की सियासी तस्वीर। 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ थी। यानी मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे 11 साल हो गए। सपना तो बीजेपी का 50 साल तक राज करने का है, लेकिन अभी 11 साल तक लगातार सत्ता पर बने रहना भी बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि बन गई है। बीजेपी इसे संकल्प से सिद्धि का नाम देकर जश्न मना रही है। पूरे देश में मोदी के शासन के 11 सालों का जश्न मनाने का फरमान बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया गया है। पार्टी फंड से मिठाइयां बांटने, आतिशबाजी करने, जगह जगह कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने में भला किसका क्या जा रहा है। वैसे भी देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो ऐसे कामों के लिए आसानी से भीड़ जुट जाती है। तो बीजेपी ने इसी तरह कार्यक्रमों की शुरुआत सभी राज्यों में की थी। लेकिन इसके पहले ही जश्न परवान चढ़ता कि अहमदाबाद हादसा हो गया। इस हादसे में कम से कम 275 लोगों की जान गई है और इसे दुनिया के सबसे भयानक और दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। अगर यह हादसा किसी और राज्य में, किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होता, तब बीजेपी की
किस तरह की प्रतिक्रिया रहती, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इस समय बीजेपी खेमे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहला, यह हादसा मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में हुआ। दूसरा, इसमें उनके करीबी विजय रूपाणी की जान चली गई, जिन्होंने मोदी के कहने पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मोदी के आदेश पर अचानक पद से त्यागपत्र दे दिया था। तीसरा, विमान हादसे की पड़ताल में सरकार की लापरवाहियों की पोल भी खुल रही है कि हवाई सेवाओं में निजीकरण को बढ़ावा तो सरकार ने दिया, लेकिन उनमें सुरक्षा मानकों, रखरखाव में लापरवाही आदि की जांच करने में सख्ती नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि अकारण इतने लोग मारे गए। तो अहमदाबाद विमान दुर्घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से भारत की किरकिरी हुई है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत को झटका लगा था, क्योंकि 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया था। 10 मई से 13 जून के बीच कम से कम 13 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के दावे को दोहरा चुके हैं और एक बार भी नरेंद्र मोदी ने इस दावे पर आपत्ति नहीं जताई कि आप हमारी तरफ से मत बोलिए। मोदी चुप हैं, शायद कृष्ण की तरह शिशुपाल को 100 बार गलती का मौका दे रहे हैं। चलिए मान लेते हैं। लेकिन अब मोदी को भले यह गुमान हो कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, लेकिन उनकी खुशफहमी देश को नुकसान में डाल रही है। दोस्तों, मोदी की चुप्पी एक तरफ से अमेरिका को, भारत को अपमानित करने का मौका दे रही है, दूसरी तरफ कनाडा ने भी भारत का अपमान ही किया है। पहले G7 की बैठक का न्योता नहीं दिया और फिर शर्तों पर न्योता मिला। शर्त यह है कि भारत लॉ एनफोर्समेंट ट्रीटी इसके लिए राजी हो जाए। खुद पीएम कार्नी, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, पीएम कार्नी ने इसकी जानकारी दी है। द वायर ने 9 जून को इस बारे में रिपोर्ट छापी है। कार्नी ने, यानी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड का जिक्र खुलकर नहीं किया है। लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि कनाडा ने लॉ एनफोर्समेंट सहयोग की शर्त आखिर क्यों रखी। इधर यूनाइटेड नेशन में गजा में युद्ध विराम संबंधित प्रस्ताव पर वोट डालने के लिए भारत मौजूद नहीं रहा। इस तरह मोदी ने बिना कहे इजराइल का साथ दिया। इसे लेकर भी दुनिया में भारत के लिए सही संदेश नहीं गया है। सफर चल रहा है, देश बदल रहा है। इस गीत के साथ बीजेपी ने अपने 11 सालों की सत्ता का जश्न मनाने की शुरुआत की थी। खुद मोदी ने इस मौके पर लिखा था कि उनकी सरकार के 11 सालों में भारत ने कई क्षेत्रों में शानदार बदलाव देखे हैं। ये बदलाव सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है। एनडीए सरकार ने तेजी से, बड़े पैमाने पर और संवेदनशीलता के साथ कई बड़े बदलाव किए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर तंज कसा था कि सरकार ने इन 11 सालों में संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही पोती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर हर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने और उनकी स्वायत्ता पर हमला करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के 11 सालों में कोई जवाबदेही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ प्रचार है। केंद्र सरकार अब वर्तमान की बात नहीं कर रही है, बल्कि 2047 के सपने बेच रही है। तो ये साफ है कि इस समय कांग्रेस की बात में दम नजर आता है, क्योंकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मोदी की नीतियां नाकाम साबित हुई हैं। मणिपुर से लेकर अहमदाबाद तक तमाम दुर्घटनाओं में कहीं किसी ने जवाबदेही नहीं ली और न ही मणिपुर की हिंसा पर कोई शर्मिंदगी दिखी और न कुंभ में भगदड़ पर और न लोकल ट्रेन से गिरते लोगों की मौत पर अफसोस नजर आया, न ही प्लेन क्रैश में सारे पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी दिखी। केवल बातें और फोटो प्रचारित प्रसारित होती रहीं। इधर अमेरिका के आगे तो सरकार दबी ही, पाकिस्तान के साथ अब आगे किस तरह बढ़ा जाएगा इसका कोई हल सरकार नहीं बता रही। अपने पड़ोसी देश के साथ हमेशा के लिए तो युद्ध में रहा नहीं जा सकता। ऐसे में क्या मोदी सरकार ने कोई प्लान बी तैयार कर रखा है, जिससे पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर डांटा डपटा जाए और बाकी आर्थिक व्यापारिक संबंध चलते रहें? पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, चीन, नेपाल, सब पड़ोसी देशों में मोदी सरकार ने देश की साख को दांव पर लगा दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने अकेले कभी नहीं दिखाई दिए जितने पहलगाम हमले के बाद नजर आ रहे हैं। कहने को तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस सब ने आतंकवादी हमले की निंदा की है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को अलग थलग नहीं होने दिया, बल्कि ट्रंप तो पाकिस्तान की लीडरशिप को मजबूत बता रहे हैं। सऊदी अरब, ईरान, कतर ऐसे देश जिसने भारत का बड़ा व्यापारिक रिश्ता निभाया है, यानी भारत के साथ जिनके रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते खासकर काफी बड़े हैं, मजबूत रहे हैं, इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम के लिए जाते हैं, काम करते हैं। यहां से भी पाकिस्तान को तवज्जो मिली।
हमें लेकिन नहीं मिली। मोदी सरकार के लिए गजा मामले में वोट करके वैश्विक समुदाय को साथ लेने का अच्छा मौका था, लेकिन भारत सरकार ने न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ख्याल किया और न ही भारत के विदेश नीति के इतिहास को समझने की कोशिश की। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लिखा है कि यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। ये हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में हम न केवल नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हुए उसके नेतृत्व की हत्या किए जाने पर भी खुशी मना रहे हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। इसी तरह पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, इन सब ने भी भारत के वोटिंग से गायब रहने की आलोचना की है। पवन खेड़ा ने तो मोदी सरकार को डरपोक बताते हुए लिखा है कि कभी भारत ने फिलिस्तीन के लिए मजबूती से खड़ा होकर इतिहास रचा था। 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना। 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम शिखर सम्मेलन में यासिर अराफात को आमंत्रित किया और 1988 में औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। हमने न्याय के लिए रणनीति के तौर पर नहीं बल्कि सिद्धांत के तौर पर खड़े होने का चुनाव किया था, लेकिन आज वो गौरवशाली विरासत मलबे में तब्दील हो चुकी है। आज भारत तेल अबीब के आगे झुक गया है, उन सिद्धांतों को छोड़कर जिन्होंने कभी हमें दुनिया की नैतिक मूल्यों का दिशा देने वाला बनाया था। दिसंबर 2024 में गजा में स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में भारत के मतदान से भी ज्यादा डरपोक पलटी इस मतदान से दूर रहना है, जिससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार को न तो कुछ याद है और न ही किसी चीज के लिए खड़ी होती है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के पीछे भागती है, चाहे उसमें खून से सने हाथ मिलाने पड़े। तो कांग्रेस ने इतिहास की याद दिलाकर मोदी सरकार को घेरा है और इसी इतिहास से सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान रहती है, क्योंकि आजादी के फौरन बाद भारत का नेतृत्व जिन हस्तियों ने किया, उन्होंने नैतिक तौर पर बहादुरी की मिसालें पेश की। नेहरू जी ने पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से दुनिया में धाक जमाई। शास्त्री जी ने पहले रेल मंत्री पद से इस्तीफा देकर और बाद में पाकिस्तान को युद्ध में हराकर अपनी ताकत दिखाई। इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बनवाने से लेकर प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे फैसले, ये तमाम फैसले लिए और परमाणु परीक्षण भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी परमाणु परीक्षण करवाया, पाकिस्तान तक बस लेकर गए ताकि दोनों देशों के संबंध सुधरें। पीवी नरसिम्हा राव के वक्त भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को भूमंडलीकरण, उदारीकरण से संभाला गया। राजीव गांधी ने पंचायतों को ताकत देकर देश को संचार क्रांति से परिचित करवाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, इन सब के अलावा वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। ये पिछली सरकारों की चंद उपलब्धियां हैं दोस्तों, जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। वहीं मोदी के 11 सालों को याद करें तो नोटबंदी, जीएसटी के गलत फैसले, लॉकडाउन की मार, कोरोना में मरते लोग, पुलवामा, पहलगाम जैसे भयंकर हमले, जिनके हमलावर पकड़े अभी तक नहीं गए, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक देना, ऐसी तमाम विफलताएं भी नजर आती हैं। फिर भी सरकार को अपनी विफलताओं का जश्न मनाना है तो बेशक मनाए, क्योंकि यहां मोदी दिखा रहे हैं कि उनके लिए सत्ता सब कुछ है, बाकी शासन की सफलताओं विफलताओं का असर तो देश पर पड़ता है, बीजेपी पर नहीं। लेकिन यहां मोदी भूल रहे हैं कि अब वक्त और हालात दोनों बदल रहे हैं। कांग्रेस को मिटा न पाना मोदी की सबसे बड़ी नाकामी है और यहीं पर बीजेपी भारी पड़ने की जो कोशिश करती रही है, वहां वो कमजोर पड़ रही है। खैर, महान शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने ठीक ही फरमाया है कि एक आंसू ने डुबोया मुझको उनकी बज़्म में, एक आंसू ने डुबोया मुझको उनकी बज़्म में, बूंद भर पानी से सारी आबरू पानी हुई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।